हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आज आपकी क्लास नंबर 2 है मॉडर्न हिस्ट्री की। और जो आपका हमने टॉपिक शुरू किया था एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, आज उसकी क्या कंटिन्यूड क्लास है। ये क्लास जो है थोड़ी आपकी लंबे जाने वाली है, क्योंकि इसमें तो पहले हमने जो 3 रिमेनिंग कंट्रीज़ बची थी हमारी, डच, फ्रेंच और इंग्लिश, एक तो हमने वो कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपका जो है 5 से लेकर 10 मिनट का एक टॉपिक आएगा, वो आएगा आपका एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी हमने जो है करना है, और उसी से जो है आपका ये सारा का सारा टॉपिक फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आज ही खत्म हो जाएगा। और आपको ये पता चलेगा कि कैसे इंग्लैंड ही जो है लास्ट में क्या हुआ, एक ऐसी कंट्री बच के हमारे इंडिया में बचा रहा, जिसने फिर बाद में क्या किया, इंडिया को मतलब एक तरह का कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। तो चलिए फिर इस टॉपिक को बिना कोई टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपकी कंट्री आती है डच। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डच एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैंने इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खाली वही रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आएगा, जो कंट्री आएगा, वो आएगी पोर्तुगीज़, जो हमने कल किया था। ठीक है, आज इसमें डच, फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर इंग्लैंड तो सबसे ज़रूरी है ही है। तो चलिए, डच आता है सबसे पहले। यहाँ पर एक तो आपने नाम याद रखना है, वो आएगा, डच की कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी याद करते हैं ना, वैसे ही डच जो नीदरलैंड्स वाले थे, इनकी कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। इनका ओरिजिनल नाम ये था, वेरेंगीट पूस्ट इंडिचे कंपैग्नी। ठीक है, ये भी आप नहीं याद रखें, पर आपने ये इसके बारे में ज़रूर याद रखना है कि डच हमारे इंडिया में कब आए, या ये कंपनी बनी कब थी। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1602। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब इसके बारे में जो आपने याद रखना है वो ये आएगा, ओनली दिस थिंग विल बी द इम्पोर्टेंट। द डच वर द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल्सो द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स ऑन देयर नेम। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दुनिया की सबसे पहली एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है। और यही वो पहली कंपनी है जिसने अपने नाम के क्या किए हैं, स्टॉक्स। स्टॉक्स आप कह सकते हैं जैसे शेयर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ही दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जिसने अपने नाम के क्या किए, स्टॉक्स इशू किए। ठीक है, अब चलिए आगे जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स आते हैं वो करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट डचमैन टू रीच इंडिया, या हमारे एशिया में। इट वॉज कॉर्नेलिस डी होट्समैन वॉज द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा इन द ईयर 1596। ठीक है, अब एक और चीज़, हमारे इंडिया में डच ने या नीदरलैंड्स ने सबसे पहली जो है फैक्ट्री कहाँ पे बनाई है, वो आती है मसोलीपट्टनम। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कब बनाई थी इन्होंने, 1605 में। द डच इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईयर मसोलीपट्टनम इन द ईयर 1605। और ये जितने ईयर्स हैं, ये आपको बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और इनकी बाकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे आती है, पुलिकत में 1610, सूरत में 1616, चिंसुरा 1653, कासिम बाजार 1659 और कोचीन आता है 1663। ठीक है, आपने बस इसके बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि ये कंपनी कब बनी, 1602। और ये हमारे इंडिया में कब अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, 1605 में। और इनकी बाकी इस्टेब्लिशमेंट जो है कहाँ कहाँ पे थी, पुलिकट में, सूरत में, चिंसुरा, कासिम बाजार और कोचीन में। अब इसके आगे ये तो आपको पता है, इतनी देर ये जो है हमारे इंडिया में इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में डोमिनेंट पावर जो यूरोपियन पावर थी, वो सबसे बड़ी थी पोर्तुगीज़। ठीक है, पोर्तुगीज़ हमारे इंडिया में पूरी तरह से सेटल्ड हो गए हुए थे। तभी इन्होंने जो है इंडिया को सेकेंडरी होम सोचा, और ये इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पे ज़्यादा फैलाए, वो आता है जावा और सुमात्रा। ठीक है, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आते हैं, बाटविया में, जो कहाँ पर आएगा, जकार्ता, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ज़्यादा ये जो है इंडोनेशिया वगैरह जितनी आइलैंड कंट्रीज आती हैं, वहाँ पर ये जो है ज़्यादा अपना इम्पैक्ट छोड़ पाए थे। ठीक है, इंडिया में भी जो इनकी फाइनल सेटलमेंट्स थी, वो ब्रिटिशर्स ने इनकी सारी की सारी सेटलमेंट्स को क्या कर दिया था, छीन लिया था इनसे। और ब्रिटिशर्स ने इनको कौन कौन सी बैटल्स में एक ही साल में हराया, 1757 में, बैटल ऑफ बिडेरा, चिंसुरा, हुगली। और इसमें जो है डच का इम्पैक्ट हमारे इंडिया में पूरी तरह से क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डच खत्म होता है। डच के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 1602 में ये बनते हैं, और यही वो पहली दुनिया की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी थी। और यही वो दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने अपने नाम के क्या किए, इश्यूज भी स्टॉक में, सॉरी इश्यूज भी जो स्टॉक्स भी जो है क्या किए, इशू किए। ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आएगी, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स आएंगे।
अब देखिए यार क्या होता है, एक जगह पोर्चुगल इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, दूसरी जगह डच भी चाहे इंडिया से पैसा नहीं कमा रहे थे पर जावा सुमात्रा वगैरह से तो वो पैसा कमा रहे थे ना। मतलब सपोज़ करो वहाँ से रोज़ के हिसाब से वो हज़ारों किलो का जो है क्या करते थे, राशन वगैरह लेके आते थे और वो क्या करते थे, यूरोप में बेचते थे। चाहे वो उस समय 1 रुपया 1 पैसा जितना भी कमा रहे थे, पैसा तो उनको इम्पोर्ट से आ रहा था ना, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया की तरफ अब जाना चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 का वो दिन था जब क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, जो इंग्लैंड की, उन्होंने क्या किया, एक रॉयल चार्टर, चार्टर क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है, ठीक है, चार्टर के बारे में मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है, इट इज़ ए रॉयल ऑर्डर, ठीक है, क्या होता है, ये रॉयल ऑर्डर होता है, ठीक है। इन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया एक कंपनी को, ठीक है, उस कंपनी का क्या नाम था, ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम नाम सुनते हैं ना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हम जो नाम सुनते हैं, ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम था, वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए भाई, ठीक है, क्या पता यही आपसे पूछा जाए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑन 31 दिसंबर 1600 विच कंपनी वाज फाउंड, और अगर वहाँ पे ऑप्शन हुआ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, तो फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आपने हमेशा याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या था, ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। एक और चीज़ मैं बता दूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना 1600 में, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के राजा कौन थे या उस समय मुगल रूलर कौन थे, वो थे अकबर, ठीक है, कौन से मुगल रूलर थे, वो थे अकबर। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब 1608 में पहली बार ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, तब इंडिया के राजा कौन थे, वो थे जहांगीर, ठीक है, वो कौन थे, जहांगीर थे। क्योंकि अगर आपको पता होगा 1606 में क्या होता है, अकबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, जो हमारे ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे अकबर, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब हमारे लिए मौका अच्छा है इंडिया में जाके परमिशन लेना काम करने की, क्योंकि अकबर के नाम की वजह से या उनके इम्पैक्ट की वजह से उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी इंडिया में आने की, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ से एक जो क्वीन वाला क्वेश्चन है, मेरे को एक और चीज़ याद आई है। देखिए आपसे ना एग्जाम में 2 ही क्वींस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, आज तक जो पूछा भी गया हिस्ट्री में, या कभी अगर आपसे पूछा भी जाएगा, वो 2 ही क्वींस होंगी। एक आपसे पूछा जाएगा क्वीन व्हेन, ठीक है, क्वीन हु वाज अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, मैं यहाँ पे EIC लिख रहा हूँ, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। अगर आपसे ये पूछा जाए हु वाज अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, वो आएंगे क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, वो कौन थे, क्वीन एलिजाबेथ थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और अगर आपसे ये पूछा जाए क्वीन हु एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, ठीक है, वो कौन सी क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे इंडिया में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, वो कौन आएंगी, क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है। यही आपसे जो है महारानियों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा आज तक कोई जो है एक क्वीन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए या तो वो वॉइस रॉयस के ऊपर या वो गवर्नर जनरल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी मैंने आपको चीज़ बताई है, ये आपको हमारी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने से पहले ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है पक्के कर दिए, इसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जैसा मैंने आपको बताया था 1606 में क्या होता है, अकबर की डेथ होती है, अब ब्रिटिशर्स को लगता है कि हमारे लिए अच्छा मौका है इंडिया में जाने का। तो 1608 में फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया में आए, ठीक है, और वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो किधर आए, किनकी कोर्ट में आए, ही केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और आपको पता है जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर, ठीक है। और इनको किसने भेजा था, जेम्स वन, जो कौन थे, इंग्लैंड के राजा थे, और उन्होंने एक पर्सनल लेटर लिख के दिया था जहांगीर के नाम का कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको क्या कीजिए, एक फैक्ट्री बनाने की परमिशन दीजिए। और फैक्ट्री कहाँ पे बनानी है इन्होंने, वो बनानी है सूरत में, ठीक है। पर एक और चीज़, कैप्टन विलियम हॉकिंस को उस साल परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू पोर्तुगीज इंपैक्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था, मुगल्स की कोर्ट में उस समय जो है पोर्तुगीज या यूरोपियन ऑफिसर्स भी बैठते थे, तो पोर्तुगीज ने सीधा मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स को किसी तरह की परमिशन नहीं दीजिए, ठीक है। पर एक और चीज़,
1611 में क्या होता है, यही सूरत में फैक्ट्री बनाने की ब्रिटिशर्स को परमिशन मिलती है, पर वो परमिशन कौन लेके आते हैं, वो आते हैं कैप्टन मिडलटन। ठीक है, कैप्टन मिडलटन गॉट द परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, और 1612 में एक और चीज़ मैं बता दूं, 1612 में जो है ब्रिटिशर्स की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनती है, सूरत में। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फैक्ट क्या आएगा, अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिशर्स की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, वो थी सूरत में। ठीक है, कब बनती है, 1612 में, ये आपने याद रखना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, फ्रांस ने भी जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाई थी ना, वो भी कहाँ पे बनाई थी, सूरत में बनाई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। अब चलिए इसके आगे। अब एक्चुअली चक्कर पता है क्या होता है, क्यों जहांगीर ने इनको फर्दर आगे जो है फैक्ट्रीज बनाने की परमिशन दी, वो 1612 का ही साल था। एक्चुअली क्या होता है 1612 में, देखिए जब क्या होता है, कैप्टन मिडलटन जब इंग्लैंड में वापस जाते हैं परमिशन वाला जो है ऑफिशियल लेटर लेके, तब क्या होता है, नवंबर 1612 को इंग्लिश कमांडर जिनका नाम था थॉमस बेट, वो हमारे इंडिया में आते हैं। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए, यहाँ उस समय फैक्ट्री बन गई थी तो उनकी सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। तो क्या होते हैं, जब वो हमारे इंडिया में आ रहे थे ना, वो कौन सी एक शिप से आ रहे थे जिसका नाम था ड्रैगन, और एक छोटी शिप थी जिसका नाम था ओसिएंडर। इन दोनों शिप्स ने सक्सेसफुली क्या किया, पोर्तुगीज शिप्स के साथ उस समय बैटल लड़ी। वो कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ स्वैली 1612 में। इसमें देखिए पोर्तुगीज तब तक हमारे इंडिया में बड़े ज़्यादा फैल गए हुए थे, तो इसका मतलब उनकी नेवल पावर ज़्यादा होगी या उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पर फिर भी ब्रिटिशर्स ने या थॉमस बेस्ट ने इनको हराया। ये एक्ट ऑफ ब्रेवरी को देख के जहांगीर को बड़ा ज़्यादा जो है एक मतलब हैरानी हुई, और फिर जहांगीर ने इनको फर्दर आगे इंडिया में अपनी एक्सपेंशन की क्या दी, परमिशन दी। चलिए अब आगे देखते हैं। 1615 में क्या होता है, फिर थॉमस रो को जहांगीर से परमिशन मिलती है कि आप अपनी फैक्ट्रीज और कहीं पे भी मुगल टेरिटरीज में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इसी से 1616 में मुगल्स अपनी जो है सॉरी ब्रिटिशर्स जो है अपनी सेकंड फैक्ट्री जो है कहाँ पे लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये फिर से आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके लिए पहली फैक्ट्री याद करना ज़रूरी नहीं है ना, जो सूरत में थी, तो ये भी आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेकंड फैक्ट्री भी याद रखना। ये मैं आपको फिर से बता दूं, इसको आप ढीले में मत लेके जाना। पहली फैक्ट्री करके चले जाओ, सेकंड मत करो, तो ये आप गलती करोगे। चलिए अब आगे। अब इंडिया में इनकी पोजीशन जो है कब ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, 1632 का वो साल था जब ब्रिटिशर्स को एक और गोल्डन फरमान मिलता है, पर वो किससे मिलता है, सुल्तान ऑफ गलकंदा से। ठीक है, सुल्तान ऑफ गलकंदा से इनको जो है एक गोल्डन फरमान मिलता है, जिसमें इनको ड्यूटी फ्रेट ट्रेड करने की जो है क्या मिलती है, परमिशन मिलती है उसके किसी भी एरिया में। और आपने पूरे साल का क्या करना, खाली मेरे को 500 सोने के सिक्के देने हैं, पगोडास हो गए उस समय की लोकल करेंसी। देखिए जैसे समझो, एक महीने के अंदर ही उन्होंने जो है करोड़ों रुपए का काम कर दिया। एक महीना क्या, एक ही दिन के अंदर। तो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होती है, तो सुल्तान ऑफ गोलकंदा ने बोला आप जितना मर्जी काम करो, मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, बस आपने क्या करना है, मेरे को पूरे साल का आपने क्या करना है, खाली 500 सोने के सिक्के देने हैं। तो नुकसान इसमें किसका हो रहा था, उसी सुल्तान का हो रहा था, पर उस समय उसको नहीं पता चला। देखिए पहली दो फैक्ट्रीज आपने याद करनी है, आगे की आप करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, इसकी मैं आपको छूट देता हूँ। 1633 में इनकी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर आती है, हरिपुर, और ईस्टर्न इंडिया में कहाँ पर आती है, बालासोर में। 1639 में क्या होता है, फ्रांसिस डे, इनको जो है परमिशन मिलती है रूटल ऑफ चंदागिरी से कि आप क्या कीजिए, फैक्ट्री एक मद्रास में लगाइए। ये इवेंट आपके लिए फिर से क्या आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। देखिए जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया करूँगा। अब ये इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मद्रास सिटी की फाउंडेशन भी जो है किन्होंने रखी है, ब्रिटिशर्स ने रखी है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं, दो एरियाज जिनकी फाउंडेशन ब्रिटिशर्स ने रखी है, एक आता है मद्रास। ठीक है, एक आता है मद्रास जिसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, 1639 में मद्रास बनता है, और दूसरा कौन सा आता है, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे सिटी की भी फाउंडेशन किन्होंने रखी हुई है, ब्रिटिशर्स ने, ये चीज आपने याद रखनी है। अब क्या हुआ, 1639 में ब्रिटिशर्स को परमिशन मिलती है फ्रांसिस डे को कि आप क्या कीजिए, फैक्ट्री बनाइए मद्रास में। मद्रास में ये फिर फैक्ट्री बनाते हैं जिसका नाम आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका नाम था। अब इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज ने क्या किया, मसूलीपट्टनम को इंग्लिश हेडक्वार्टर्स के रूप में रिप्लेस किया। ये देखिए मसूलीपट्टनम में 1616 में इनकी जो है क्या होती है, फैक्ट्री बनती है, और इसी साल जो है मसूलीपट्टनम ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर बन जाता है। पर जब मद्रास में इनकी जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जब बनती है, तब इसने क्या किया, मसूलीपट्टनम को रिप्लेस कर दिया एज ए कैपिटल, या आप क्या कह सकते हैं, हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं।
और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ब्रिटिशर्स जो थे रियल फाउंडर्स थे मद्रास के, ये आपने याद रखना है। 1651 में इनको परमिशन मिलती है हुगली में ट्रेड करने की। 1662 में क्या होता है, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आपके लिए क्या आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है 1616 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स के प्रिंस थे जिनका नाम था प्रिंस चार्ल्स, इनकी जो है शादी होती है पोर्तुगीज किंग के साथ। ठीक है, डॉटर जो इनकी बेटी थी उसका नाम था कैथरीन, पोर्तुगीज किंग की जो बेटी का नाम था कैथरीन था। ठीक है, शादी होती है, नॉर्मल चीज़ है, हम कहेंगे क्या ही होगा इसमें, पर इसमें क्या होता है, एंड दे गॉट, ठीक है, एंड दे गॉट बॉम्बे एज ए गिफ्ट फ्रॉम पोर्तुगीज। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, बॉम्बे जो था ओरिजिनली पोर्तुगीज ने क्या किया हुआ था, जीता हुआ था। तो जब क्या होता है 1662 में इनकी शादी होती है, तब वो पोर्तुगीज किंग क्या करते हैं, बॉम्बे इनको दे देते हैं, डोरी के रूप में, दहेज के रूप में देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, 1669 तक कितने साल हो गए, 7 सालों के बाद जो है जेराल्ड लॉन्गनियर, ही वॉज ए ब्रिटिशर, ये क्या करते हैं फिर इतनी देर में फाउंडेशन रख देते हैं बॉम्बे सिटी की। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये फिर से मैं आपको बता दूं, ये फिर से क्या आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है, तो इसको आपने नोट भी करना ही करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब इसी के बीच में जो मैंने अभी एक ईयर छोड़ा था, 1667 में क्या होता है, औरंगज़ेब क्या करता है, इनको फरमान देता है कि आप भी जो है बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 1687 में क्या होता है, इनके हेडक्वार्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं सूरत से बॉम्बे में, इन द साउथ इंडिया। अब जो सबसे ज़रूरी आपके लिए आता है, ये तो सबसे ज़रूरी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने याद करना है। अब क्या होता है, एम्बेसडर थे, ब्रिटिश एम्बेसडर जिनका नाम था जॉन सरमन। ठीक है, और इनको जो है एक रॉयल फरमान मिलता है मुगल एम्परर फारूक शियार से, और इस इवेंट को क्या कहा जाता है, मैग्ना करता कहा जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। अब एक्चुअली क्या होता है, अब तो चलो आपके लिए पॉलिटी तो है नहीं है JKPSI में, आपने दो तरह के मैग्ना करतास याद रखने हैं। एक आपके लिए मैग्ना करता आएगा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। और इसका मतलब क्या होता है मैग्ना करता का, कि अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं ना हो, ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेबुनियाद है। उसी तरह 1717 का साल ब्रिटिशर्स के लिए मैग्ना करता इसलिए कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, एक्चुअली फारूक शियार जो है बड़े ज़्यादा हो जाते हैं बीमार। ठीक है, इनका इलाज कोई भी वैद्य हकीम वगैरह नहीं कर पा रहा था, तो एक तरह की मरने वाली हालत हो गई थी। तो कुछ ब्रिटिश डॉक्टर्स ने क्या किया, उनका इलाज किया। अब फारूक शियार इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने क्या किया, उनको ना मतलब गोल्डन फरमान दिया, और उसमें इन्होंने बोला कि आप जो है बंगाल में किसी भी तरह का जो है बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बंगाल में आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, और आपको मैं ये भी परमिशन देता हूँ कि आप बंगाल में जो है लैंड रेंट पे लेके भी काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपने घर वगैरह बना सकते हैं। औरंगजेब ने कहा था कि आप ट्रेड कीजिए छोटे से एरिया में, पर फारूक शियार ने बोला था पूरे के पूरे बंगाल में आप काम कीजिए। इस इवेंट को मैग्ना करता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर फारूक शियार ने हमें ये गोल्डन फरमान नहीं दिया होता, तो क्या पता हम इंडिया में बस ही ना पाते। ठीक है, क्या पता हम भी कुछ सालों के बाद क्या हो जाते, इंडिया छोड़ के वापस आ जाते, और हम इंडिया को कभी गुलाम नहीं बना पाते। तभी ये जो है ज़रूरी बड़ा ज़्यादा इनके लिए साल आता है 1717। मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ, ये जो इवेंट है इसको अपने दिमाग में आपने एक तरह का, जैसे कंप्यूटर में हम मेमोरी फीड करते हैं ना, वैसे ही आपने ये क्या करना है, फीड कर देना। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपके ब्रिटिशर्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं फ्रांस के ऊपर। ये भी हमारे लिए एक तरह की छोटी सी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में कहाँ से आता है, या तो पोर्चुगीज से आता है या इंग्लैंड से आता है। अब देखिए क्या होता है, लुइस 16 थे फ्रांस के राजा। ठीक है, लुइस 16 क्या थे, फ्रांस के थे किंग, ही वॉज द फ्रेंच किंग। ठीक है, इसने जब देखा कि यार इंग्लैंड भी पैसा कमा रहा अच्छा खासा, पोर्चुगल इतना ज़्यादा अमीर हो गया, अरबपति या खरबपति जो भी आप कह सकते हैं, इतना ज़्यादा अमीर हो गए, डच वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हम में क्या भाई, हम में क्या कमज़ोरी है कि हम इंडिया में जाके बिजनेस ही कर सकते हैं। तो फिर लुइस 16 ने उस समय के जो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम था कॉलबर्ट, वो मैंने नाम नहीं लिखा हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था कॉलबर्ट, लुइस कॉलबर्ट था। ठीक है, इसको बोला कि आप क्या कीजिए, एक ना कंपनी बनाइए, गवर्नमेंट कंपनी वो होगी,
और वो कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जाके काम करी है वैसे ही वो काम करेगी, ठीक है, जिसको हम लोकली कह सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पर इसका जो रीजनल नाम था वो था कंपैग्नी डिस इंडिश ओरिएंटलिस। आगे समझिए, तो 1664 में क्या होता है, मैंने ईयर भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर कौन सा था वो, 1664 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया सॉरी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बन जाती है, जिसका नाम था कंपैग्नी डिस इंडिस ओरिएंटलिस। अब ये इंडिया में आते हैं और 1668 में क्या करते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। अब एक और चीज़ आप याद रखना, 1612 में इंग्लैंड क्या करता है, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाता है, सूरत में। 1668 में क्या होता है, फ्रांस अपनी जो है पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाता है, सेम जगह, और वो कौन सी थी, सूरत, ठीक है। अब एक्चुअली इन्होंने पहली और दूसरी फैक्ट्री क्यों वहीं पर लगाई जहाँ पर इंग्लैंड ने लगाई थी, क्योंकि इन दोनों की जो है बड़ी ही गंदी जो है राइवलरी थी, ठीक है। सेकंड फैक्ट्री जैसा कि आपको मैंने बताया था, जहां पर इंग्लैंड ने पहली और दूसरी फैक्ट्री लगाई, वहीं पर जो है फ्रांस ने भी अपनी पहली और दूसरी फैक्ट्री लगाई। सेकंड फैक्ट्री ये कहाँ पे लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में 1669 में, एंड इट वाज इस्टेब्लिश बाय मार्कारा। और जो फर्स्ट फैक्ट्री जो इनकी सूरत में थी वो किसके द्वारा लगाई गई थी, फ्रांकियोस कॉरिन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 1668 में ये क्या करते हैं, पौंडीचेरी जीत लेते हैं। पौंडीचेरी वाला आपने ईयर याद रखना ही रखना है, क्योंकि पौंडीचेरी जो है फ्रांस की हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है। ये क्या थे, हेडक्वार्टर्स थे, पोर्तुगीज सॉरी फ्रेंच हेडक्वार्टर्स थे। और ये हमने 1954 में फ्रांस ने हमें क्या किए थे, गिफ्ट दिए थे। तो 1668 से लेकर 1954 अराउंड कितने हो गए, 250-300 साल हो गए। तब तक पौंडीचेरी किसके पास रहा था, फ्रांस के पास ही रहा था। अब क्या होता है, 1674 में फ्रांकियोस मार्टिन क्या करते हैं, पौंडीचेरी सिटी की फाउंडेशन रखते हैं, जैसे जेराल्ड ऑगनियर ने बॉम्बे सिटी की फाउंडेशन रखी थी, और वो क्या थे, फ्रेंच थे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फ्रांस जो है सबसे लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जो हमारे इंडिया में आई थी। तो जितनी बाकी कंट्रीज थी उन्होंने फ्रांस को थोड़ी ना बसने देना था यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी कॉन्टिन्यूस वॉर्स होती हैं यूरोप में और हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से इनको अपनी मैक्सिमम सेटलमेंट्स जो है इंडिया में छोड़नी पड़ी। पर इनकी पोजीशन हमारे इंडिया में कब चेंज होती है, यहां पर मैंने गलत लिखा हुआ है, 1642 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 1742, ठीक है। 1742 ईयर आएगा। 1742 में क्या होता है, फ्रांस की हमारे इंडिया में पोजीशन चेंज हो जाती है, जब फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स हमारे फ्रांस के जो है इंडिया में क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। व्हेन फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स बिकम द गवर्नर ऑफ फ्रांस इन इंडिया, ठीक है। 1746 में क्या होता है, वो मद्रास जीत लेता है। और एक और चीज़, फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ही इज ऑल्सो द फर्स्ट यूरोपियन हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेनिंग इन द क्वारल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। इसका मतलब क्या हो गया, दो पहले ब्रिटिशर्स की भी अगर मैं बात करूँ ना, वो हमारे इंडियंस के जो पर्सनल मुद्दे होते थे उनमें वो घुसते नहीं थे। जैसे दो भाइयों की आपस में लड़ाई होती थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो भी होता था, गद्दी को लेकर कोई डिस्प्यूट होता था, ब्रिटिशर्स उसमें पंगा नहीं लेते थे। पर जो फ्रेंच फ्रांकियस ड्यूप्लेक्स थे उसने ये चीज़ में जो है अंदर घुसना शुरू कर दिया। अब एक और चीज़, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की वजह से फ्रांस जो है पूरी तरह से हमारे इंडिया में हार गया, पूरी तरह से अपने सारे पोजेशन ब्रिटिश इंडिया को दे के उनको क्या करना पड़ा, सब कुछ छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और ये आपका, अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न हिस्ट्री की जो है, ये आपकी सेकंड क्लास है जो इसी में जो है क्या होगी, कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें जितना कुछ आपको कराऊंगा, जो जो आपको यहाँ पे ईयर्स या आपको ट्रीटी सभी कराऊंगा, ये आपको सब जो है याद करनी पड़ेगी। अब आपका कौन सा टॉपिक आता है, वो आता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का मतलब हो गया, एंग्लो क्या हो गए, ये आगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये कौन आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। और फ्रेंच तो आपको पता है ये कौन थे, फ्रांस थे। फ्रांस और ब्रिटेन की इंडिया में क्या लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट और सेकंड फैक्ट्री फ्रांस ने इंग्लैंड के उसी एरियाज में इसलिए लगाई थी क्योंकि इनकी आपस में बड़ी ज़्यादा बनती नहीं थी, ठीक है। अब हमारे इंडिया में 3 कार्नेटिक वॉर्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या होती है, 3 कार्नेटिक वॉर्स होती है। कार्नेटिक का मतलब क्या हो गया, साउथ रीजन, ठीक है। साउथ रीजन को क्या कहा जाता है, कार्नेटिक कहा जाता है। ये आ गया हमारा साउदर्न इंडिया, ये यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, 3 जगह से जो वाटर बॉडी घिरी हुई है, इसी को कार्नेटिक रीजन कहा जाता है। अब सबसे पहले आती है कार्नेटिक वॉर हमारी फर्स्ट। इसका क्या रीज़न था, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन,
ठीक है, ऑस्ट्रिया को जीतने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस क्या कर रहा था, यूरोप में लड़ रहा था। अब वहां पे अगर लड़ाई हो रही थी तो हमारे इंडिया में भी लड़ाई होनी थी ना। अब यहां पर जो लड़ाई है ये वॉर किसने शुरू की? ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। हमारे इंडिया में लड़ाई कौन शुरू करता है, वो करता है ब्रिटेन। ब्रिटिश ट्रूप क्या करता है, फ्रेंच शिप्स को क्या कर जाता है, कैप्चर कर जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी यूरोप में ना जा पाएंगे अपनी कंट्री में उनकी मदद करने के लिए। क्योंकि देखिए फ्रांस और इंग्लैंड वहां पे लड़ रहे थे किसके लिए, ऑस्ट्रिया के लिए। क्या पता फ्रांस वाले जो हमारे इंडिया में सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर कर देते कि वापस आओ, हमारी यहाँ पर जो है ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब इंग्लैंड ने तभी क्या किया था, उनकी सारी शिप्स को क्या कर दिया था, कैप्चर कर लिया था, ताकि फ्रेंच जो सोल्जर्स थे या ऑफिसर्स थे वो वापस जा ना पाए। ठीक है, इसके बदले में फ्रांस ने क्या किया, हमारे इंडिया में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज आपको पता है क्या था, ये था हेडक्वार्टर। ठीक है, ये क्या था, हेडक्वार्टर था किसका, ब्रिटिशर्स का। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और आपको पता है ये कहां पर था, मद्रास में था, और इसकी फाउंडेशन भी ब्रिटिशर्स ने रखी थी। तो मद्रास जो है इनके लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेट था, और फोर्ट सेंट जॉर्ज भी इनके लिए बड़ा ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट फोर्ट था, क्योंकि ये इंडिया में इनका सबसे बड़ा क्या था, फैक्ट्री था। सारे प्रोडक्ट्स इनके जो है यहीं पर आके क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। और इन्होंने साथ में क्या किया था, फ्रांस ने नवाब ऑफ अरकॉट को जो है क्या किया था, हराया था। और नवाब ऑफ अरकॉट जो थे वो थे ब्रिटिशर्स के फ्रेंड। और वो कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ अडियार या बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर फिर इससे क्या हो जाती है, 1746 से हो जाती है शुरू। अब देखिए क्या होता है, इतनी देर में क्या होता है, 1748 में यूरोप में क्या होता है, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है खत्म। ठीक है, पर हमारे इंडिया में देखिए क्या होता है, देख इंग्लैंड को पता था कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रांस अपनी गवर्नमेंट, अपनी जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसको बताना चाहता था कि हमने इंडिया में कितनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है। पर वो कैसे बताते, उनके पास कम्युनिकेशन का जरिया जो शिप्स थी वही नहीं ना था। अब इतनी देर में क्या होता है, जब पीस ट्रीटी होती है ना, इंग्लैंड ना अपनी गवर्नमेंट को पहले ही ये बता देता है कि आपको नेगोशिएशंस करवानी है, और इनसे ये लिखवाइए कि आपने जो जो एरियाज जीते हुए हैं वो हमने क्या करने हैं, वापस देने हैं। यही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का क्या था, रीजन वो था, कंक्लूजन था। इसमें क्या होता है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले साइन होती है यूरोप में 1748 में, और इसमें यह लिखा जाता है कि जो जो एरियाज हमने एक दूसरे से जीते हुए हैं वो हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। इंग्लैंड ने क्या ही वापस किया, शिप्स वापस दी थी ना। मद्रास में उस समय सारे के सारे अगर वो पेड़ कटवा देते तो लाखों शिप्स जो है फ्रांस क्या कर सकता था, बना सकता था। पर फ्रांस की उस समय ये गलती थी कि वो बता नहीं पाए, कैसे बताते। और फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने जो इंडिया में सोल्जर्स थे उनसे पूछा नहीं। एक और चीज़, इंग्लैंड का हमारे इंडिया में सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो से प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी ये। और जो फ्रेंच कंपनी थी ये क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। और आपको पता है गवर्नमेंट मुलाजिम कितने ही काम करके राजी होते हैं। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने किसी तरह से उनसे पूछा नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे ये नहीं पूछा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। उनको क्या पता मद्रास कितना बड़ा था, क्या पता मद्रास उस समय फ्रांस से भी बड़ा हो, पर उनको गवर्नमेंट को ही नहीं ना पता था। तो यही जो है इनसे क्या हुई, गलती हुई उस समय। चलिए अब जो हो गया, अब आएगी आपकी सेकंड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था, फ्रांस विक्टोरियस हुआ था, ये भी आपको मैं लिख दूं, इन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर फ्रांस वॉज विक्टोरियस। चलिए अब सेकंड कार्नेटिक वॉर के ऊपर चलते हैं। इसका रीजन क्या था, डिस्प्यूट ओवर द नवाबशिप ऑफ हैदराबाद, या एयरकॉट आप कह सकते हो। इट वॉज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक रीजन। और एक और चीज मैं बता दूं, ये क्या था, एक फ्रेंच फ्रेंडली टेरिटरी थी। इट वॉज अ फ्रेंच फ्रेंडली टेरिटरी। अब एक्चुअली चक्कर पता क्या हुआ था, क्या हुआ, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म होती है ना, तो जो हैदराबाद के जो नवाब थे जिनका नाम था चंदा साहिब, यहां पर मैंने नाम लिखा भी हुआ है। ठीक है, क्या नाम था उनका, चंदा साहिब। ये ब्रिटिशर्स को काम नहीं करने दे रहे थे। जैसे होता ना, एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, या सॉरी दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन होता है। तो इंग्लैंड जो है नवाब ऑफ हैदराबाद के लिए क्या बन गया, एक तरह का दुश्मन बन गया, क्योंकि उनके फ्रांस के साथ थे अच्छे रिलेशन।
और वो इंग्लैंड को किसी भी तरह से अपनी स्टेट से काम नहीं करने देते थे। जैसे सपोज करो मद्रास में कोई सामान जा रहा है, तो ये वो सामान सारा सीज कर देते थे। कहते थे मेरी स्टेट से जा रहा है तो मेरे को टैक्स दो, जितनी आपकी वैल्यू है उसका डबल जो है मेरे को टैक्स दो। कुछ भी एक तरह की टांग अड़ाते थे ब्रिटिशर्स को काम करने में। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को लगा कि हम साउथ इंडिया में सस्टेन तभी कर पाएंगे जब हम चंदा साहिब जो नवाब हैं यहाँ के, इनको हम क्या करें, इनकी नवाबशिप से क्या कर दें, हटा दें। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो उनके दो सैनिक थे या आप कह सकते हैं दो मंत्री थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और कौन से आते हैं दूसरे नासिर जंग, इन दोनों के साथ कॉन्स्पिरेसी करके क्या किया, चंदा साहिब को हटाने का प्लान बनाया। ठीक है, फिर क्या होता है, मोहम्मद अली और नासिर जंग बोलते हैं कि आप इस दिन इसके ऊपर अटैक करो, इस दिन हम क्या करेंगे, हम इनकी सारी आर्मी को ना कहीं पे दूर जगह भेज देंगे जहां पर ये अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। फिर वही होता है 1751 में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, छोटी सी आर्मी और वो कितने लोग थे 500 सोल्जर्स के साथ क्या करता है, एक सरप्राइज अटैक करता है चंदा साहिब के ऊपर। ठीक है, और उसके साथ कुछ फ्रेंच सोल्जर्स भी थे। इसमें क्या होता है, ये सब हार जाते हैं और मोहम्मद अली को क्या कर दिया जाता है, नया नवाब बना जाता है एरकॉट का। अब आपको एक नाम बताया था मैंने फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स का। ठीक है, ये चीज याद रखना, फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स जो है हमारे इंडिया में फ्रेंच पावर को क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। हमारे इंडिया में जो फ्रांस की पोजीशन बनी थी ना, जैसी भी थी, ये सब किसकी वजह से बनी थी, फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स की वजह से ही बनी थी। जैसे ही ये न्यूज़ जो है फ्रांकियोस ड्यूप्लेक्स के कानों में जाती है, ये अपनी सारी की सारी आर्मी को जो है ऑर्गेनाइज कर देता है चंदा साहिब का बदला लेने के लिए, और जो उनके हाथों से अभी हैदराबाद चला गया था उसको फिर से जीतने के लिए। पर फिर से फ्रांस की गवर्नमेंट से एक गलती होती है, वो क्या करते हैं, उसको वापस बुला लेते हैं फ्रांस में, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, इसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जो नए फ्रेंच गवर्नर आते हैं जिसका नाम था गोडेहू, ये इंडिया में आता है, इसको पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आते ही क्या करता है, एक पीस ट्रीटी साइन करता है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। 1754 में ये आती है और सेकंड कार्नेटिक वॉर इसकी वजह से खत्म हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड कार्नेटिक वॉर कैसे खत्म हुई, इट वाज एंडेड आफ्टर साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, और इस ट्रीटी की वजह से फ्रांस लिख के देता है कि मोहम्मद अली क्या रहेंगे, हैदराबाद के नवाब रहेंगे, या नए नवाब होंगे किसके, कार्नेटिक रीजन के। अब यहाँ पर क्या होता है, सेकंड कार्नेटिक वॉर में फ्रांस क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रांस हार जाता है। अब आती है आपकी थर्ड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर, अब यहां पर मैं आपको जो है सीधा ही रीजन बता देता हूं। ठीक है, इसका रीजन था, ठीक है, इसका रीजन था 7 ईयर वॉर्स। ठीक है, 7 ईयर वॉर इन यूरोप। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस फिर से जो है एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं यूरोप में, जो 1756 में शुरू होती है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, ब्रिटेन सबसे पहले फिर से अटैक करता है फ्रेंच सेटलमेंट्स को, ये जो है अटैक करता है कहाँ पे, चंदरनगर जो बंगाल में आता है 1757 में। इसकी वजह से लास्ट और मोस्ट डिसीजिव बैटल होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंग्लैंड के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे सर आई एक्यूट, और जो फ्रांस के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे काउंट डी लली। दोनों लड़ते हैं किसमें, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, या जिसको वंडावासी कहा जाता है 1760 में। और यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स पूरी तरह से जीतते हैं, फ्रांस हैंड टू हैंड कॉम्बैट या वन ऑन वन कन्फेडरेशन में क्या हो जाता है, हार जाता है। वॉर के बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पौंडीचेरी जीत जाते हैं, जो क्या थी, फ्रेंच कैपिटल थी। अगर कैपिटल ही नहीं आपके पास रही तो फिर आप कैसे लड़ सकते हो। ठीक है, अब इसकी वजह से, बैटल की वजह से ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में। अब यहाँ पर क्या होता है, इंग्लैंड जीत जाता है, इंग्लैंड गॉट विक्टोरियस। ठीक है, अब इंग्लैंड पूरी तरह से क्या था, विनर था यूरोप का, या यूरोपियन कंट्री इकलौती जो हमारे इंडिया में बची वो कौन सी थी, इंग्लैंड थी। इस वॉर के बाद क्या होता है, फ्रांस को पावर दी जाती है, फ्रांस को ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है हमारे यहाँ पर काम कर सकते हैं इंडिया में, हम आपको रोकेंगे नहीं। पौंडीचेरी इनको वापस दिया जाता है, पर इनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप हमारे इंडिया में जो काम कर रहे हो, आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, आप इनको कभी भी जो है फोर्टिफाई नहीं करोगे। ठीक है, अगर फोर्टिफाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उनको जीतना फिर से जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रांस भी पूरी तरह से मान जाता है और वो कहता है कि हम अपने एरियाज़ को कभी एक्सपैंड नहीं करेंगे, और जिस जिस एरिया में ब्रिटिशर्स की जो है क्या होगी, ज़्यादा ताकत होगी, हम वहाँ पर कभी घुसेंगे भी नहीं। जितने आपने हमें एरियाज़ दिए हम उतने में ही काम करके खुश रहेंगे, और ये तो इतने से ही हम जो है अपनी कंट्री का क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज आपको ये भी पता चल गया कि कैसे जो है हमारे इंडिया में इंग्लैंड क्या बन जाता है। इंग्लैंड वॉज द लास्ट सुपीरियर यूरोपियन पावर इन इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड फिर क्या बना हमारे इंडिया में, लास्ट सुपीरियर यूरोपियन पावर बन के उभरा। फिर इसके बाद इंग्लैंड को लगा कि अब हम जो है क्या कर सकते हैं, इंडिया में बाकी स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं। उन्होंने भी वैसे सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इंडिया वो जीत जाएंगे, पर जीत की शुरुआत जो है इनकी कहाँ से हुई थी, कार्नेटिक वॉर से हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज आपका टॉपिक पहला जो इंडियन हिस्ट्री का, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एडवेंट ऑफ यूरोपियन पूरी तरह से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, और आज आपको मैंने इंडियन इकोनॉमी की भी क्लास कराई थी, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना मज़ा आया उसको पढ़ने का या नहीं आया। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।